एपिसोड की शुरुआत 2008 से होती है, जहाँ पर दाई जेई के साथ एक जॉब इंटरव्यू देने जाती है। वो लोग तो यहाँ पर कोई और ही जॉब सोच कर आए थे, लेकिन वहाँ पर उन्हें मेल्स की सेक्सुअल पावर बढ़ाने वाली मेडिसिन सेल करने का काम दिया जाता है, जहाँ उन्हें पर बॉटल सेल करने पर कमीशन दिया जाएगा। इस जॉब में उनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती। अब दोनों को यहाँ पर एक जॉब की ज़रूरत थी, इसीलिए दोनों इस जॉब को करने के लिए मान जाते हैं। पर दोनों इस जॉब को करके बिल्कुल भी खुश नहीं थे। मेडिसिन सेल करने के लिए उन्हें रिवीलिंग आउटफिट पहनने को दिया गया था। जेई तो शर्म की वजह से ये काम ठीक से नहीं कर पा रही थी, फिर भी दाई अपने दिमाग का यूज़ करते हुए बहुत सारे मील्स को मेडिसिन सेल कर देती है, जिससे दोनों को अच्छा कमीशन मिल जाता है। दूसरी तरफ जो दिन भर सिटी के वीडियो शूट करके यान के साथ दोनों लड़कियों को उनके काम से पिक करने के लिए आता है, लेकिन वहाँ पर दाई और जो बहाना बनाकर किसी और काम से चले जाते हैं, ताकि यान और जेई को एक दूसरे से बात करने का मौका मिले, और उनका ये प्लान भी काम कर जाता है। आज पहली बार जे और यान एक दूसरे की लाइफ को लेकर खुलकर बात करते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि जे की फैमिली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। उसका एक छोटा भाई भी है। उसकी स्टडी के खर्चे में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए जे अपनी स्टडी का खर्चा खुद उठाती है, ऐसे छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब करके। इस पॉइंट पर वो 2-3 पार्ट टाइम जॉब के साथ अपनी स्टडी भी कर रही थी, ताकि एक दिन वो बड़ी ऑफिसर बने और उसकी फैमिली को कभी पैसों के लिए प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। वहीं यान जब 4 साल का था तब उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी और उसके अंकल ने उसे बड़ा किया। एक दिन उसके अंकल उसे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन दिखाने के लिए ले गए थे। वहाँ पर उसने चाइना की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बिल्डर को देखा और तब से उसने डिसाइड कर लिया था कि वो उसी की तरह एक स्ट्रॉन्ग मैन बनेगा, इसीलिए वो इतना फिटनेस फ्रीक बॉडी बिल्डर है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे की लाइफ स्ट्रगल्स के बारे में जानकर बहुत ही इम्प्रेस थे। फिर यान जेई को पहले रूम में जाकर रेस्ट करने के लिए बोलता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके रूम में रहने पर जे अनकंफर्टेबल फील करे। जे भी उसकी ये बात जानती थी, इसीलिए वो जब भी रूम में होती है, यान बाहर होता है और उसके जाने के बाद ही वो रूम में आता था। इधर दाई ने आज 200 युआन कमाए थे, जिसे लेकर वो बहुत ही खुश थी। तभी दोनों नोटिस करते हैं कि आज सिनेमा हॉल में जू की फेवरेट फिल्म पल्प फिक्शन लगी है, लेकिन 2 लोगों के टिकट प्राइस ही 200 युआन थे और जो दाई की पूरी कमाई एक ही बार में नहीं उड़ाना चाहता था। पर दाई के मुताबिक उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जू की खुशी है। पैसे तो वो कल फिर से कमा लेगी, जिसके बाद वो आज की अपनी पूरी कमाई फिल्म की टिकट लेकर जू के साथ उसकी फेवरेट फिल्म एंजॉय करती हैं। दोनों फिल्म देखकर इतना खुश थे कि हॉल से बाहर आकर दोनों पल्प फिक्शन मूवी का डांस करने लग जाते हैं। उनकी खुशी देखकर आसपास के लोगों के चेहरे पर भी अपने आप ही स्माइल आ रही थी। इस टाइम पर ना तो दोनों के पास पैसे थे और ना ही कोई बेसिक सामान था, फिर भी दोनों इस सिंपल लाइफ से बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उस टाइम उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक दूसरे का साथ और उनका प्यार था। अगले दिन अब जॉब पर दाई और जेई एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। उसी टाइम जे को उसके कॉलेज फ्रेंड की बॉयफ्रेंड लुओ का कॉल आता है, जो कि उसे उसकी फ्रेंड ली के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि वो उसका कॉल नहीं उठा रही। जे उसे समझाती है कि वो हॉस्टल में ही है और वो बीमार है। तब लुओ हॉस्टल के बाहर उसे बुलाता है, पर अब यहाँ पर जे फंस चुकी थी। असल में ली अपने बॉयफ्रेंड लुओ को किसी और लड़के के साथ चीट कर रही थी। अगर उसे पता चला कि ली हॉस्टल में नहीं है तो वो यहाँ पर उसे ब्रेकअप कर लेगा, इसीलिए जे दाई को अपने साथ हॉस्टल लेकर जाती है और दाई को ली बनकर विंडो से लुओ को हाथ दिखाने के लिए बोलती है। लुओ जब हॉस्टल के बाहर तक आता है तब दाई जे के कहे मुताबिक ऐसी एक्टिंग करती हैं, जिससे लुओ को लगता है कि रूम में ली होगी और वो जे के हाथों उसके लिए कॉलेज के कुछ नोट्स और खाना देकर चला जाता है। यहाँ पर लुओ से उन लोगों ने एक और झूठ बोला था कि जे ली की रूममेट है, जबकि वो तो हॉस्टल में रहती ही नहीं थी। अब उनकी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, लेकिन बिना बताए शॉप छोड़कर जाने की वजह से शॉप ओनर उनकी एक दिन की सैलरी कट कर देती है। वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे, नहीं तो उनकी जॉब चली जाती, और इस पॉइंट पर ऐसी जॉब से उनके पास थोड़े बहुत पैसे आ रहे थे। कहानी फिर 2024 में आती है, जहाँ पर हम शेन को देखते हैं। वो एक इन्फ्लुएंसर है, इसीलिए उसे एक प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करने को कहा जाता है। ये प्रोडक्ट और कुछ नहीं, वही मेल्स की सेक्सुअल पावर बढ़ाने का प्रोडक्ट था, जो कि 2008 में जेई और दाई सेल कर रहे थे। ये देखकर शेन शॉक थी कि आज तक भी ये प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है। तभी उसे तोंग का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि ई स्पोर्ट होटल अपने कंप्यूटर्स अपग्रेड कर रहे हैं और पुराने हार्ड ड्राइव डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। अगर उन्होंने वो हार्ड ड्राइव जल्दी नहीं निकाला तो वो कभी भी दाई और जो की लव स्टोरी पूरी नहीं देख पाएंगे। ये सुनकर शेन टोंग से मिलने के लिए निकल जाती है। दोनों का यहाँ पर प्लान था कि वो लोग होटल ओनर से बात करके
दाई और जू की लव स्टोरी वाली हार्ड ड्राइव निकाल कर उसकी जगह पर कोई और हार्ड ड्राइव प्लेस कर देंगे। लेकिन होटल ओनर को सिस्टम से पता चल चुका था कि उनके रूम का कंप्यूटर खोला जा चुका है, पर होटल ओनर रूम के अंदर आता उससे पहले उन दोनों ने हार्ड ड्राइव बदल दिया था और होटल ओनर उनकी चेकिंग ना कर पाए। उसके लिए वो दोनों उसके सामने एक दूसरे के साथ झगड़ा करके वहाँ से निकल जाते हैं। कहानी फिर यहाँ से 2008 में आती है, जहाँ पर दाई जू को बाकी लड़कों के साथ कोई वीडियो देखते हुए नोटिस करती है। उसे लगता है कि सभी लड़के कोई अडल्ट फिल्म देख रहे होंगे, जिस वजह से वो उन पर काफ़ी गुस्सा करने लग जाती है। उसका गुस्सा देखकर सभी लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। तब जाकर जू उसे उनकी लव स्टोरी की फिल्म दिखाता है। उनकी मेमोरी की सभी छोटी छोटी वीडियोस को मिलाकर उसने एक फिल्म की तरह बना दिया था, जहाँ पर उनका पहला किस, उनकी पहली मुलाकात, उनके रिलेशनशिप की शुरुआत और उनके सभी दोस्तों की वीडियो भी इसमें मौजूद थी। ये फिल्म देखकर दाई काफ़ी इमोशनल होती है। वो चाहती थी कि जू इसी तरीके की फिल्म बनाकर एक सक्सेसफुल डायरेक्टर बन जाए, लेकिन यहाँ जू इस फिल्म को इंटरनेट पर सेल करके थोड़े पैसे कमाना चाहता था ताकि वो दाई को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, लेकिन वो उसे फिल्म सेल करने से मना करती है। ये उनकी लाइफ जर्नी है, उनका प्यार उनकी हैप्पीएस्ट मेमोरी है। इसमें हक सिर्फ उनका है, ना कि दूसरों का। आज से 18-20 साल बाद वो लोग इस फिल्म को देखकर पास्ट को याद करेंगे। ये सुनकर जू को उसकी बात माननी पड़ती है। तभी जू को रेन नाम की एक लड़की का कॉल आता है। पहले तो दाई को लगता है कि जू उसे रेन के साथ चीट कर रहा है, लेकिन बाद में जाकर क्लियर होता है कि रेन जू के होम टाउन से है और वो उसकी सिस्टर की तरह है। रेन उन्हें उसके नए घर में इनवाइट करती है, जिसके बाद दोनों अगले दिन रेन का घर देखने जाते हैं, जो कि एक महल जैसा था। बीजिंग में ऐसे ही घर का सपना जू और दाई देखा करते हैं। उसके बाद रेन उन्हें अपने बॉयफ्रेंड डेविड से मिलवाती हैं, जो कि एक फॉरेनर था और कुछ साल से रेन भी यूएस में ही रह रही थी। वहाँ पर वो ट्रेडिंग का काम करती थी। यहाँ पर रेन अकेले में जू को पैसे कमाने की एडवाइस देती है। उसके मुताबिक बीजिंग में आकर अगर वो हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके पैसे नहीं कमाएगा तो उसका बीजिंग आना वेस्ट है। वो अपना सपना कभी भी पूरा कर सकता है, लेकिन टाइम रहते ही जितना हो सके पैसे कमाने पर फोकस करना चाहिए, नहीं तो बीजिंग सिटी लाइफ की रियलिटी सिखाने में एक्सपर्ट है। इस पॉइंट पर जू रेन की बातों को सीरियसली नहीं लेता और दाई के साथ अपनी लाइफ नॉर्मली जीने लग जाता है। रेन का घर देखने के बाद दोनों अपने फ्यूचर हाउस का सपना देखने लगते हैं कि वो किस लोकेशन में होगा और वहाँ पर कितने रूम्स होंगे। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों में दोनों अपनी खुशी ढूंढ लेते थे। कहानी फिर यहाँ से 2024 में आती है, जहाँ पर तोंग और शेन टेम्पल विजिट करते हैं और अपने फ्यूचर के लिए गॉड से ब्लेसिंग मांगते हैं। इस दौरान शेन गलती से गॉड ऑफ मैच मेकिंग टेम्पल में प्रे करती है। टोंग ने तो उसे टाइम रहते ही टोक दिया था, पर शेन को लग रहा था कि कहीं गॉड उसे शादी को लेकर ब्लेसिंग ना दे दे। वहीं टोंग शेन को शादी की बात बोलकर और भी ज़्यादा चिढ़ा रहा था। यहाँ पर शेन और टोंग को दाई और जू की लव स्टोरी बहुत ही अनरियलिस्टिक लगती है, क्योंकि उनके हिसाब से तो बिना पैसे के प्यार करना इम्पॉसिबल है। नहीं तो बिना पैसे हर महीने कोई ना कोई एनिवर्सरी और एनिवर्सरी का गिफ्ट देना, घूमना फिरना कैसे करेंगे। कहानियाँ फिर से 2008 में आती हैं। उस रात भी ज़्यादा गर्मी थी और रूम में मौजूद फ़ैन भी ठीक से नहीं चल रहा था। उनके पास तो कोई एयर कंडीशनर भी नहीं था और ना ही उसे खरीदने के पैसे थे। दाई को अब कल जॉब पर जाना है और इस गर्मी की वजह से वो सो भी नहीं पा रही थी। तकलीफ तो यहाँ पर जू को भी हो रही थी, फिर भी वो दाई को पंखा करके उसे सुलाने की कोशिश करता है। यहाँ पर जू किसी तरह एक एयर कंडीशनर लाने का सोचता है। वो दाई को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता था, इसीलिए वो अगले दिन एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप के ओनर के पास अपनी वीडियो सेल करने जाता है, पर वो ओनर उसकी वीडियो खरीदने से मना कर देता है। वो जू को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूटिंग का काम देता है। उस ओनर के फ्रेंड को एक कैमरामैन की ज़रूरत थी और शूटिंग के लिए ओनर जू को एक बहुत ही बड़ा कैमरा देता है, जिसे जू ठीक से उठा भी नहीं पा रहा था, तो शूटिंग भला क्या ही करता। मेट्रो में भी लोग जू की प्रॉब्लम देखकर उसे सीट ऑफर कर रहे थे, लेकिन इतनी मेहनत करके शूटिंग करने के बाद भी वो शॉप ओनर उसे पैसे नहीं देता। उसके हिसाब से जू ने अच्छे से शूट नहीं किया था। इस बात को लेकर जू ओनर से आर्ग्यूमेंट कर रहा था। तभी वहाँ पर रेन आती है, जो अपने काम के लिए कुछ कैमरास खरीदने आई थी। जू को रेन से पता चलता है कि वो वेडिंग शूटिंग और फोटोग्राफी के लिए कैमरामैन हायर करती है। वो जू को भी अपने साथ काम पे बुलाती है, लेकिन वो ये सब नहीं करना चाहता था। उसे अपनी फिल्म बनानी थी, ना कि किसी का वेडिंग शूट करना था। फिर भी रेन उसे इस ऑफर के बारे में सोचने को बोलती है, जिसके वो उसे अच्छे पैसे भी पे करेगी। अगले दिन हम देखते हैं कि उस मेडिकल शॉप पर मेल्स ने काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा ली थी, क्योंकि उनके लिए वो मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। वो सभी गुस्से में दाई और जेई से अपने पैसे वापस मांगते हैं और उनसे बदतमीजी करने लगते हैं। लकीली सही टाइम पर यान और जू वहाँ पर आते हैं और अपना जैकेट दोनों लड़कियों को देते हैं।
फिर वो दोनों उन सभी लोगों के साथ झगड़ा करने लग जाते हैं। इसी झगड़े के दौरान दाई को एक टीवी शो से कॉल आता है जहाँ उसे असिस्टेंट मैनेजर की जॉब मिल चुकी थी। दाई ये खबर उन तीनों को देती है, जो सुनकर वो सभी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। दाई को जॉब मिलने की ये खुशी भी जू कैमरा में शूट कर रहा था, पर इस भागदौड़ में उसके कैमरे का लेंस ही टूट जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जू वेडिंग फोटोग्राफर का काम कर रहा था क्योंकि उसके कैमरे का लेंस टूट चुका था। और इस बारे में उसने अभी तक दाई को नहीं बताया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर दाई को पता चला कि वो फिल्म डायरेक्टर बनने की जगह वेडिंग वीडियोग्राफर का काम कर रहा है तो दाई उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी। जो खुद भी इस काम को करके खुश नहीं था, फिर भी वो दाई को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए ये काम मजबूरी में कर रहा था। ऊपर से कोई भी वहाँ पर जू के काम की इज्जत नहीं करता था। वहाँ पर लोग अपने हिसाब से उसे काम देते थे। जू अगर उन्हें कोई आइडिया देता तो वो लोग उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर देते। उसके स्किल्स की, उसके आइडियाज़ की वहाँ पर कोई भी इज्जत नहीं करता। यहाँ तक कि बात बात पर उसे इंसल्ट किया जाता। मजबूरी में उसे क्लाइंट के हिसाब से ये वीडियो शूट करनी पड़ती है। वहीं दाई भी अपने जॉब पर बहुत ज़्यादा परेशान थी। वहाँ पर उसकी बॉस ने न्यू प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट के लिए सभी मॉडल्स का मेकअप हटाने का ऑर्डर दिया था, क्योंकि वो एक स्किन केयर का एडवर्टीजमेंट था। लेकिन मॉडल मेकअप हटाने के लिए राजी नहीं थी, और अगर मेकअप हटाना है तो फिर वो पर एपिसोड का डबल पैसा डिमांड कर रही थी, जो कि दाई के लिए पॉसिबल नहीं था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो शूटिंग में जे को बुला लेती है और उसे मॉडल के तौर पर अपनी बॉस को दिखाती है। उसकी बॉस को उसका फेस पसंद आता है और उस दिन जे प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट के लिए मॉडल के तौर पर काम करती है। उसका काम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इसीलिए उसे इस काम के लिए पे भी किया जाता है। जे तो अपने काम का थोड़ा पैसा दाई को भी देना चाहती थी, लेकिन दाई पैसा लेने से मना कर देती है, क्योंकि उस काम के पैसे पर सिर्फ उसी का हक था। तभी दाई को शो की मैनेजर बुलाती है, क्योंकि शूटिंग में उसे दिए गए 3 नेकलेस में से एक मिसिंग है, जो कि 10,000 युआन का है। चीज़ों को संभालने की जिम्मेदारी दाई की है, इसलिए नेकलेस को खोने पर उसे कंपनसेशन देने को कहा जाता है, नहीं तो उसे जॉब से निकालने की धमकी दी जाती है। दाई किसी भी हालत में इस जॉब को नहीं खोना चाहती थी। कितनी मुश्किलों के बाद तो उसे जॉब मिली है, इसीलिए वो किसी भी तरह इस नेकलेस को वापस करने का मैनेजर को प्रॉमिस करती है। ये सारी बातें जय ने भी सुन ली थी, इसीलिए दाई उसे ये बात जू को बताने से मना करती है। वो उसे किसी भी हालत में परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर जब दाई लंच करने के लिए बाहर जाती है तो वहाँ उसे येमिंग नाम का एक लड़का मिलता है। ये येमिंग ईयर 2000 ईयर में शेन का बॉयफ्रेंड था, जिससे कि शेन ब्रेकअप कर लेती है अपनी जॉब छोड़कर उसके साथ रहने के लिए। अभी ईयर 2008 में दाई पैसे बचाने के लिए थोड़ा सा खाना खरीद कर खा रही थी। तब येमिंग उसे अच्छे से खाना ऑफर करता है और फिर दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। दोनों यहाँ पर एक ही कॉलेज में मिले थे और तब से उनकी दोस्ती शुरू हुई थी, और आज बहुत सालों बाद दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। यहाँ पर येमिंग टीवी शो के हेडक्वार्टर में काम करता था, जहाँ पर वो टीवी शो की रेटिंग ऑब्जर्व करता था। यहाँ तक कि येमिंग ने बीजिंग में एक इंस्टॉलमेंट पर अपार्टमेंट भी खरीद लिया था। तो देखा जाए तो येमिंग इस टाइम पर थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो चुका था। दाई जब येमिंग से बात कर रही थी तभी उसकी बॉस उसे बुलाकर वहाँ का कचरा साफ करने का ऑर्डर देती है, जो कि दाई का काम नहीं था। फिर भी अपनी जॉब बचाने के लिए उसे इस काम को करना पड़ता है। येमिंग को इसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, इसीलिए वो उसकी हेल्प करने आ जाता है। दूसरी तरफ रेंजू को उसके आज के काम के लिए पे करती है, जो कि 2000 युआन था। इस टाइम पर जहाँ पर जू के पास थोड़े भी पैसे नहीं थे, उसके हिसाब से ये काम बहुत ही अच्छा था। फिर भी जू रेन को इस काम के लिए उसे कॉल करने से मना करता है और वहाँ से चला जाता है। रात को अब जब जू रूम में आता है तो उस टाइम पर दाई उस नेकलेस का प्राइस देख रही थी, जो कि 10,000 युआन था। उस नेकलेस के कंपनसेशन के लिए उसके पास ज़रा भी पैसे नहीं थे। ये बात दाई जू से छुपा कर रखती है, और जू ने भी दाई से झूठ कहा था कि वो एक मूवी की शूटिंग में बिजी है। उसे एक मूवी मिल चुकी है और वहाँ का डायरेक्टर है, इसीलिए जू अपना कैमरा छुपा कर रखता है ताकि दाई उसकी वेडिंग फोटोग्राफी को देख ना सके। यहाँ पर कुछ ही दिनों में दाई का बर्थडे था। जू उससे पूछता है कि उसे बर्थडे के लिए क्या स्पेशल गिफ्ट चाहिए, पर दाई को इस टाइम पर कुछ भी नहीं चाहिए था। लेकिन दाई जब रूम से चली जाती है तो जू को लैपटॉप में उसी नेकलेस का फोटो और प्राइस दिखता है, जिसे देखकर वो मिसअंडरस्टैंड कर लेता है कि दाई को एक नेकलेस चाहिए। उसके बाद रात को दाई अपनी मॉम हाओ को कॉल करती है और उनसे 10,000 युआन मांगती है ताकि वो उन पैसों से नेकलेस का कंपनसेशन दे सके और अपनी जॉब बचा सके। पर यह बात वो अपनी मॉम से छुपा कर रखती है। यहाँ पर दाई की मॉम उसे पैसे देने से मना कर देती है, क्योंकि वो उसके बीजिंग में रहने के खिलाफ थी। तो भला वो उसको पैसे देकर उसकी हेल्प क्यों करे। उनके मुताबिक दाई अगर वहाँ पर जॉब कर रही है तो फिर उसे पैसों की क्या ज़रूरत पड़ी।
अब जब अपनी मॉम से भी उसे हेल्प नहीं मिलती तो दाई फ़ोन कट कर देती है। अब उसके लिए परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने पैसों का इंतज़ाम कैसे करे। अगले दिन अब वो अपने बॉस से उसे पर एपिसोड 2800 युआन पे करने को बोलती है, क्योंकि उसे सबसे कम पैसे मिल रहे थे, पर एपिसोड की सिर्फ 2000 युआन। लेकिन उसकी बॉस दाई की बात को इग्नोर करके चली जाती है। तभी वहाँ पर यिमिंग आता है जो दाई को अपने साथ लंच करने के लिए लेकर जाता है। वहाँ पर दोनों अपनी लाइफ की बात करने लगते हैं और इस दौरान दाई यिमिंग से अपने बॉयफ्रेंड जू की बात बढ़ा चढ़ाकर बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड तो एक बड़ा डायरेक्टर है, उसे एक न्यू मूवी भी मिल चुकी है और उस मूवी की प्रीमियर में वो यिमिंग के साथ साथ अपने दोस्तों को भी बुलाएगी। बस ये कहने की ही देरी थी कि तभी वहाँ पर दाई को जू दिखता है। वहाँ पर पास ही में एक वेडिंग हो रही थी और जू वहाँ पर कैमरा ले जा रहा था। दाई को इस चीज़ की क्यूरियोसिटी होती है और वो जू के पीछे उस वेडिंग के अंदर चली जाती है। वहाँ पहुँचकर तो दाई के होश ही उड़ जाते हैं। उसने सोचा था कि जू कहीं मूवी डायरेक्शन का काम कर रहा होगा, लेकिन वो तो यहाँ पर किसी की वेडिंग शूट कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जू उसे इस तरीके से धोखा देगा। उसका सपना पूरा करने के लिए दाई दिन रात मेहनत कर रही है, घर के सारे खर्चे वो उठा रही है, सिर्फ इसीलिए कि जू एक मूवी डायरेक्टर बन सके और सिर्फ अपने काम पर फोकस करे। लेकिन जू तो यहाँ पर पैसे कमाने के लिए वेडिंग फोटोग्राफर बनता फिर रहा था, वो भी अपने सपनों को पीछे छोड़कर। इस बात पर दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होती है। जू के मुताबिक कि वो ये सब कोई टाइम पास करने के लिए नहीं कर रहा, वो दाई को एक कंफर्टेबल लाइफ देना चाहता है। उसे गर्मी में तकलीफ होते हुए वो नहीं देख सकता। जो उसके लिए एक एयर कंडीशनर खरीदना चाहता है और उसने जो नेकलेस देखा था वो भी उसे बर्थडे पर गिफ्ट देना चाहता है, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। वो नहीं देख सकता कि दाई भूखी सोए और कम खाना खाए पैसे बचाने के लिए, रूम का रेंट पे करने के लिए। वहीं दाई के मुताबिक उसने कभी भी जू से गिफ्ट नहीं मांगा था, ना ही एयर कंडीशनर मांगा। वो गर्मी में भी उसके साथ खुश है और कम खाना खाकर भी उसके साथ खुश है। और बात रही उसके नेकलेस की, तो वो नेकलेस गलती से उससे खो गया। उसे वो अपने मैनेजर को कंपनसेशन में देना है, इसीलिए वो उसका प्राइस देख रही थी। घर के सारे खर्चे तो वो उठा ही रही है। उसने तो जू को सिर्फ अपने सपने पर फोकस करने के लिए कहा था। एक बड़ा फिल्म मेकर बनते हुए वो उसे देखना चाहती थी, लेकिन उसने तो उसे झूठ बोलकर उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जू तो यहाँ पर दाई के साथ यिमिंग को देखकर जेलस हो रहा था। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वेडिंग के बीच में इतना हंगामा करने को लेकर रेन भी दाई पर गुस्सा करती है, जिसके बाद दाई वहाँ से यिमिंग के साथ चली जाती है। रात को रूम में उनके बीच में कोई भी बात नहीं होती। दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके सो रहे थे, लेकिन इन दोनों को ही नहीं आ रही थी। आखिर एक दूसरे से इतना प्यार करने के बाद अगर उनके बीच झगड़ा हो तो उन्हें नींद कैसे आ सकती है। यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही गलत नहीं थे। दाई चाहती थी कि जू का सपना पूरा हो और जो एक फैमिली मैन की तरह दाई को हर चीज़ प्रोवाइड करना चाहता था, उसका ख्याल रखना चाहता था। तभी 12 बजते हैं और जो दाई को बर्थडे विश करता है, साथ ही वो उसे कल काम के बाद मिलने के लिए बोलता है। फिर कहानी 2024 में आती है, जहाँ पर शेन को एक वेडिंग आउटफिट शॉप के लिए एडवर्टीजमेंट करना था, इसीलिए उसने एक ब्राइड की ड्रेस पहनी थी। लेकिन जो मॉडल ग्रूम बनने वाला था वो वहाँ पर आ ही नहीं था, इसीलिए वो टॉन्ग को वहाँ पर बुलाती है और उसे ग्रूम का आउटफिट पहनाती है। उसके बाद दोनों वेडिंग फोटोशूट करने लगते हैं उस वेडिंग आउटफिट शॉप के एडवर्टीजमेंट के लिए। शूट के दौरान दोनों दाई और जू की बात कर रहे थे। एक तरफ जहाँ पर शेन दाई की साइड ले रही थी, वहीं दूसरी तरफ टोंग जू की साइड ले रहा था। टोंग के मुताबिक दाई एरोगेंट है और अपनी मॉम की तरह बिहेव करती है, वहीं शेन के मुताबिक जू एक केयरलेस पर्सन है जो कि अपने गोल पर ही फोकस नहीं करता है। तभी शेन को उसकी मॉम दिखती है जो कि बिजनेस ट्रिप का बहाना बनाकर किसी और पर्सन के साथ सिटी में घूम रही थी। इस बात को लेकर शेन अपनी मॉम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और बाद में टोंग पर भी इस बात पर गुस्सा निकालकर शूट बीच में ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। कहानी फिर 2008 में आती है, जहाँ पर रेन जू को आज के काम के लिए एक्स्ट्रा 1000 युआन पे करती है, क्योंकि क्लाइंट जू की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस था। वहीं दाई को एक कलीग से पता चलता है कि आज मैनेजर उसे नेकलेस का कंपनसेशन मांगने वाली है, लेकिन अब तक तो उसे पैसों का इंतजाम नहीं हुआ था। तब वो लड़का उसे जॉब छोड़ने की एडवाइस देता है। वैसे भी दाई एक इंटर्न है और उसने जॉब के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, तो इंटर्न का कंपनसेशन देना ज़रूरी नहीं है। अगर दाई जॉब छोड़ देती है तो उसे कंपनसेशन देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतनी मुश्किल से उसे जो जॉब मिली है वो उसे कैसे छोड़ दे, वो भी अपने बर्थडे के दिन। कुछ देर बाद जब दाई जू से मिलने के लिए उसके काम की जगह पर जाती है तो वहाँ वो देखती है कि जू शादी में लोगों का झूठा खाना खा रहा है।
ये देखकर उसे काफ़ी बुरा लगता है, इसीलिए वो भी उसके साथ बैठकर नॉर्मली वो झूठा खाना खाने लग जाती हैं। जो उसे रोकता है। वो उसके बर्थडे पर कहीं और लंच के लिए उसे ले जाना चाहता था, लेकिन दाई उसकी बात नहीं सुनती और वहीं पर बैठकर खाना खाने लग जाती है। अब वो भला दाई के सामने क्या ही बोल पाता, इसीलिए वो उसके साथ खाना एंजॉय करता है। इस दौरान दाई उसे एक कैमरा लेंस गिफ्ट देती है, जिसे देखकर जू बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, क्योंकि उसने अपना कैमरा बेच कर ही वो नेकलेस उसके लिए खरीदा था, जो वो उसके बर्थडे पर उसे गिफ्ट देता है। 10,000 युआन का इतना कॉस्टली नेकलेस देखकर जू तो उस पर चिल्लाने लग जाती है। उसे नेकलेस देने की क्या ज़रूरत है, जबकि वो एक इंटर्न है। वो आराम से जॉब छोड़कर इस कंपनसेशन से पीछे छुड़ा सकती है, और जू ने अपना कैमरा बेचकर उसके लिए नेकलेस खरीदा, जबकि एक डायरेक्टर बनने के लिए कैमरा को होना कितना ज़रूरी है। दोनों के बीच इस बात को लेकर आर्ग्यूमेंट होती है, लेकिन थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे की इस बात को लेकर हंसने लग जाते हैं। दोनों को समझ आ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को लेकर कितना केयर करते हैं। एक दूसरे की प्रॉब्लम को वो भी अपनी प्रॉब्लम समझते हैं, इसलिए दोनों इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। और फिर उस दिन पूरी सिटी में घूमते हैं। मेट्रो में जाकर जब उन्हें मेट्रो खाली मिलती है तो वहाँ पर दोनों मस्ती करने लग जाते हैं। इस दौरान वो अपनी शादी के सपने भी देखने लग जाते हैं कि दोनों शादी में क्या पहनेंगे, वहाँ पर किस तरीके से एक्ट करेंगे, उनकी शादी की वीडियो किस तरह की होगी, और वो लोग हनीमून पर कहाँ जाएंगे। यहाँ पर दाई को तो किसी बीच वाली जगह पर जाना था, क्योंकि उसे बीचेस बहुत ज़्यादा पसंद है। जू भी उससे प्रॉमिस करता है कि वो उनके हनीमून पर उसे किसी बीच वाली जगह पर लेकर जाएगा। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को वेडिंग आउटफिट्स में इमेजिन करने लग जाते हैं। यहाँ तक कि दोनों वेडिंग वाउस भी एक्सचेंज करते हैं, वो भी मेट्रो में, और ऐसा इमेजिन करते हैं कि वो दोनों रिंग एक्सचेंज कर रहे हैं। उसके बाद एक दूसरे को किस करके अपनी शादी पूरी करते हैं। जिसके बाद हम 2009 मेट्रो का सीन देखते हैं, जहाँ पर जू दाई को अपनी मूवी की स्क्रिप्ट दिखा रहा था। उसे पढ़कर दाई बहुत ही इमोशनल होती है। उसे वो स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन अब तक जू ने स्टोरी का नाम नहीं लिखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्टोरी का नाम क्या लिखे, लेकिन दाई के मुताबिक स्टोरी का नाम अगर नहीं भी है, फिर भी उसकी लिखी हुई स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, तो नाम तो वो लोग बाद में सोचकर रख ही सकते हैं। उनकी एक्साइटमेंट मेट्रो में मौजूद लोग भी देख रहे थे, लेकिन उनको इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो लोग तो स्टोरी को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उन्हें उम्मीद थी कि फ्यूचर में जू की लिखी हुई स्टोरी से एक अमेजिंग मूवी बनेगी, और इस मूवी की वजह से जू पूरी दुनिया में सबसे फेमस डायरेक्टर बन जाएगा। अब जब ये लोग मेट्रो से बाहर जा रहे थे, तभी बाहर उन्हें एक लड़का मिलता है जिसने उनकी सारी बात सुन ली थी, और वो जू को स्क्रिप्ट राइटिंग कॉम्पिटिशन का फॉर्म देता है। वहाँ पर राइटर्स अपनी लिखी हुई स्टोरी सबमिट करने वाले थे, और इस कंपटीशन का प्राइज़ मनी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो लड़का खुद भी कंपटीशन में पार्ट लेने वाला था, इसलिए वो जू को भी कंपटीशन में आने के लिए कहता है। कंपटीशन का प्राइज़ मनी देखकर जू भी उसमें पार्ट लेने के लिए सोचता है, लेकिन अब तक उसकी स्टोरी का नाम उसने नहीं लिखा था। घर जाकर दाई और जू स्टोरी का नाम सोचने लग जाते हैं, लेकिन बहुत सोचने के बाद भी उन्हें स्टोरी के लिए एक अच्छा नाम नहीं मिलता। उनके हिसाब से स्टोरी का नाम ऐसा होना चाहिए जो कि लोगों को स्टोरी की तरफ खींच कर लाए, स्टोरी को पढ़ने के लिए मजबूर करे। दोनों स्टोरी का नाम सोच ही रहे थे कि तभी अचानक से दाई को स्टमक में पेन होने लग जाता है, और वो पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में चेकअप के बाद डॉक्टर दाई को पेन किलर का इंजेक्शन देता है। जू फिर दाई को कुछ टेस्ट के लिए कहता है, लेकिन मेडिकल टेस्ट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थे। टोटल बिल उनका 3800 युआन का आता है, जो जू के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था। फिर भी जू दाई के लिए सब कुछ करने को तैयार था। कुछ देर बाद टेस्ट रिजल्ट आते हैं, और डॉक्टर जू को अकेले में बताता है कि दाई को स्टमक कैंसर है, जिसका ऑपरेशन उन्हें जल्द से जल्द कराना पड़ेगा। ऊपर से डॉक्टर जू को मेंटली और फाइनेंशियली रेडी रहने के लिए एडवाइस देता है, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट और उसके मेडिसिन को लेकर बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। ये सुनकर जू के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो दाई को कैसे बचाए। उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। ऊपर से दाई का कोई हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है, क्योंकि वो इस टाइम पर सिर्फ एक इंटर्न के तौर पर काम कर रही है। हॉस्पिटल से निकलने पर जू दाई को टैक्सी में आराम से रूम तक ले जाना चाहता था, लेकिन आज हॉस्पिटल में इतना खर्चा हो चुका था, इसीलिए दाई टैक्सी में नहीं जाना चाहती थी, वो मेट्रो से जाना चाहती थी। तो जू उसे पीठ पर उठाकर मेट्रो में लेकर जाता है। इस दौरान जू दाई के पूछने पर भी वो उसकी बीमारी का उसे नहीं बताता, क्योंकि वो अभी दाई को परेशानी नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो उसके स्टमक कैंसर की बात को छुपा कर रखता है। अगले दिन जू रेन के पास जाकर उससे कोई भी काम मांगता है। वेडिंग हो चाहे बर्थडे पार्टी हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ बहुत सारा काम चाहिए ताकि वो उन पैसों से दाई को ऑपरेशन करा सके। लेकिन ये टाइम ऑफ सीज़न का था, ऐसे कोई भी वेडिंग या फिर दूसरा कोई भी पार्टी का काम मिलना बहुत ही मुश्किल है।
जब कहीं से भी पैसे मिलने का रास्ता नहीं था, तब थक हार कर जू अपने बाकी रूममेट से हेल्प मांगता है और उन्हें दाई की बीमारी के बारे में बताता है। सभी उसके स्टमक कैंसर वाली बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, इसीलिए वो लोग अपनी तरफ से जितना बन पाए थोड़े बहुत पैसे देकर जू की मदद करते हैं। वहीं जे अपनी दोस्त ली के बॉयफ्रेंड लुओ से पैसे मांगती है। लुओ से पैसे दे भी देता है और उसके बदले जे एक एग्रीमेंट पर पैसे की बात लिखकर अपना साइन करके उसे देती है। रात को अब जब जेई जू को 10,000 युआन देती है, जिसे लेकर जू बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल था। आखिर जे भी दाई की हेल्प कैसे ना करें। बीजिंग में उसकी सबसे पहली बेस्ट फ्रेंड दाई ही है। इस मुश्किल हालात में बाकी रूममेट्स ने भी उसकी हेल्प की थी और बाकी जितने भी पैसों की ज़रूरत थी वो जू ने अपने पेरेंट्स से मांग लिए थे। अगले दिन फिर जू दाई को लेकर हॉस्पिटल जाता है सारा टेस्ट करवाने के लिए। यहाँ पर दाई को स्वीट पोटैटो खाना था, जिसकी बात वो बार बार जू से बोल रही थी, इसीलिए जू उसे वहीं पर छोड़कर स्वीट पोटैटो खरीदने चला जाता है। इस दौरान वहाँ पर एक ओल्ड मैन बैठा था जिसे लिवर कैंसर था और उसकी बात से दाई को पता चल जाता है कि वो जिन टेस्ट को करवाने के लिए आई है वो कैंसर के टेस्ट हैं, वो कोई नॉर्मल बीमारी के टेस्ट नहीं है। तब दाई समझ जाती है कि उसे भी कैंसर हुआ है और जू ने उसे ये बात छुपा कर रखी है। कुछ देर बाद जब जू स्वीट पोटैटो लेकर वहाँ पर आता है तो उसका उदास चेहरा देखकर जू समझ जाता है कि उसको अपनी बीमारी का पता चल चुका है। पर दाई इस बारे में जू को कुछ भी नहीं बोलती, वो सिर्फ रोते हुए स्वीट पोटैटो खाती है और जू को बताती है कि वो टेस्ट को लेकर बिल्कुल भी नहीं घबराई। उसने आराम से सारे टेस्ट के प्रोसीजर करवाए हैं। रूम पे पहुँचने के बाद वो अपनी मॉम को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि वो उनसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। यहाँ पर दाई की मॉम को समझ नहीं आता कि आखिर आज उनकी बेटी को क्या हुआ है, वो आखिर उनसे आज इतनी प्यार भरी बातें क्यों कर रही है। दाई फ़ोन पर अपनी मॉम को बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं बताती, सिर्फ उनसे थोड़ी देर तक अच्छी बातें करती है। अगले दिन दाई ने अपने घर जाने के लिए ट्रेन टिकट बुक कर ली थी। बहुत सोचने के बाद उसने ये डिसीजन लिया था वो जू के साथ ब्रेकअप करके अपने घर चली जाएगी। वो जू पर अपनी बीमारी को लेकर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर वो उसके साथ रही तो जो उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए अपने सपनों को भी पीछे छोड़ देगा और सिर्फ उसी की केयर में लगा रहेगा। अब दाई के पास सिर्फ 24 घंटे थे जू के साथ बिताने के लिए। वो आज का दिन खुलकर उसके साथ बिताना चाहती थी। पता नहीं कब बाद में उसकी मुलाकात उसके साथ हो या फिर ना हो। तभी वहाँ पर जू आता है जिसे दाई एक न्यू कैमरा गिफ्ट करती है। जू ने नेकलेस खरीदने के लिए अपने कैमरा बेच दिया था, जिसका गिल्ट आज भी दाई को है। इसीलिए दाई घर जाने से पहले जू के लिए एक नया कैमरा खरीदती है, जो देखकर जू बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन वो भला उसके सामने क्या ही बोल पाता। दाई उसे डायरेक्टर बनता हुआ देखना चाहती थी, इसीलिए उसने उसके लिए नया कैमरा खरीदा। यहाँ पर वो जू को अपने घर जाने के बारे में नहीं बताती, सिर्फ उसे अपना क्रेडिट कार्ड, उसके बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे हैं और बाकी छोटी बड़ी चीज़ें उसे याद दिलाती हैं, ताकि उसके जाने के बाद वो उन चीज़ों को यूज़ कर सके, उन चीज़ों के बारे में वो भूल ना जाए। जू को सारी बातें थोड़ी सी अजीब लगती हैं, लेकिन वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, सिर्फ न्यू कैमरा से दाई का वीडियो शूट करने में लग जाते हैं। फिर दाई रोस्टेड डक मीट खाने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जू उसके लिए बॉइल्ड मीट ही लेकर आता है, क्योंकि इस टाइम उसकी हेल्थ के लिए वो सही है। इस दौरान दाई जू को एडवाइस देती है कि वो किसी अच्छी और हेल्दी लड़की को अपना लाइफ पार्टनर बनाए, ताकि फ्यूचर में उसकी जैसी मुसीबत उस लड़की को झेलनी ना पड़े। यहाँ पर जू को भी समझ नहीं आ रहा था कि दाई उसे छोड़कर अपने होम टाउन जाने वाली है, इसीलिए वो उसे भूलने को बोल रही है। वो तो दाई की बातों को मजाक में ले रहा था। उसके बाद दाई सभी रूममेट से मिलती है और उनके फ्यूचर को लेकर उन्हें बेस्ट विशेस देती है, उन्हें अच्छे अच्छे एडवाइसेस देती है। उसमें से किसी को भी शक नहीं होता कि वो उन सबको छोड़कर जा रही है। वो लोग उससे नॉर्मली बात करते हैं, जिसके बाद दाई जू के साथ उनके अपार्टमेंट के टेरेस पर जाती हैं। वहाँ से वो बोलती हैं कि जब भी वो अपनी मूवी बनाए तो उसकी एक सीडी लाकर यहाँ टेरेस पर जला दे। अगर वो मर जाएगी तो वो इस तरीके से जू की बनाई हुई मूवी को देख लेगी, लेकिन जू इस तरह की बातें उसे करने से मना करता है। उसके मुताबिक उसके कैंसर ट्रीटमेंट के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कैंसर को लेकर उसे इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी उसके साथ अगर दाई नहीं होती तो वो बीजिंग आने के बारे में सोचता भी नहीं। लाइफ में इतने एक्सपीरियंस उसके साथ नहीं होते। आज जो खुद को लेकर इतना इंडिपेंडेंट फील करता है वो सिर्फ उसी की वजह से है, इसीलिए वो उसकी तरफ हमेशा ग्रेटफुल रहेगा। जू की बात सुनकर दाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वो जू की उसकी स्टोरी का नाम बताती है, सच अ गुड लव। यही उनकी पहली मूवी का नाम होगा, जो नाम जू को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। रात को जू जब सो रहा था तभी दाई उसे किस करती है और चुपचाप अपना सामान लेकर वहाँ से निकल जाती है। उसकी ट्रेन को आने में अभी 5 घंटे बाकी थे, इसीलिए वो सबसे पहले उसे रिवर के पास जाती हैं, जिसे जू ने उसे समुद्र बताया था।
लेकिन बीजिंग आने के बाद दाई को पता चला था कि वो समुद्र नहीं बल्कि रिवर है। आज भी दाई उस रिवर को देखकर उस पर चिल्ला रही थी। तभी वहाँ पर जू उसे ढूंढता हुआ आ जाता है तो दाई उसको बताती है कि वो इस बीमारी के साथ जू पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसीलिए वो अपने घर जा रही है। तो जू उनकी लव स्टोरी मूवी का आखिरी शूट उसके साथ करने के लिए बोलता है। दाई भी इस चीज़ के लिए मान जाती है, जिसके बाद वो लोग उस फ्रोजन रिवर के ऊपर लेट जाते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर और अपने 1 साल के रिलेशन को याद करने लग जाते हैं। इस दौरान जू उसे बताता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए, वो इसी तरीके से उसका हाथ पकड़कर पूरी लाइफ रहना चाहता है। अगर कभी वो बीमार पड़ा तो क्या दाई उसे इस तरीके से छोड़कर चली जाती? नहीं ना, तो फिर उसे दाई की केयर करने का हक क्यों नहीं है? दाई उसके लिए कोई बोझ नहीं है, वो उसका प्यार है। वो किसी भी हालत में रहे वो हमेशा उसकी केयर करेगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उनकी लव स्टोरी अभी ख़त्म नहीं होगी, उन्हें और भी लाइफ जीनी है और वो दाई की बीमारी ठीक करके ही रहेगा, भले ही इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। जू की ये बात सुनकर दाई काफ़ी इमोशनल होती है। तब तक सनराइज भी हो चुका था और सूरज की पहली रोशनी के साथ दोनों एक दूसरे को किस करके पूरी लाइफ एक साथ रहने का डिसाइड करते हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।